कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी? ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प एक सोची समझी रणनीति और सही मौके की कहानी है। सच में, ये सवाल आज भी हैरान करता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश नहीं थी, उसकी अपनी कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी। वो बस एक कॉर्पोरेशन थी जिसका मकसद था पैसा कमाना। तो फिर ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 18वीं सदी के भारत में, एक ऐसे दौर में जब यहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा था। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े पावर वैक्यूम से। 18वीं सदी आते आते वो ताकतवर मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारत को एक साथ जोड़ के रखा था, अब टूटकर बिखर रहा था। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है तो उसकी जगह लेने के लिए होड़ मच जाती है। तो देखिए, भारत का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। एक सेंट्रल पावर की जगह अब दर्जनों छोटी बड़ी रियासतें थीं, और ये सब आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रही थीं। जाहिर है, ऐसा माहौल किसी भी बाहरी खिलाड़ी के लिए दखल देने का एक खुला न्योता था। और इसी उथल-पुथल के बीच समंदर के किनारों पर कई यूरोपीय कंपनियां पहले से ही अपना अड्डा जमाए बैठी थीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और हाँ, अंग्रेज। कहने को तो ये सब यहाँ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आए थे, लेकिन उनकी पैनी नज़र भारत की राजनीतिक कमजोरी पर थी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और देखिए, वो मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि भारत की राजनीति में पैसा लगाकर व्यापार से कहीं ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बस यहीं से इन कंपनियों का असली रूप बदलना शुरू हुआ। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि सियासत के खिलाड़ी बनने जा रहे थे। इस नए खेल का मास्टरमाइंड था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। उसका प्लान एकदम साफ था। देखो कि कौन से दो भारतीय राजकुमार गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक को अपनी सेना उधार पर दो, उसे जितवाकर गद्दी पर बिठाओ और फिर उस कठपुतली शासक से अपने सारे व्यापारिक फायदे वसूल लो। अंग्रेजों ने ये खेल देखा, सीखा और फिर इसे फ्रांसीसियों से भी कहीं बड़े और खतरनाक तरीके से खेलना शुरू कर दिया। और इसी का नतीजा था कर्नाटक के 3 युद्ध। ये लड़ाइयाँ कहने को तो भारतीय नवाबों के बीच थीं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे से ये भारत की जमीन पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जंग थी। और 1760 में वांडीवाश की लड़ाई के बाद ये साफ हो गया कि भारत में अब सिर्फ एक ही यूरोपीय ताकत का दबदबा रहेगा, और वो थे अंग्रेज। तो अपने सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन को रास्ते से हटाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नज़र उस जगह पे टिकाई जिसे वो सबसे बड़ा इनाम मानते थे, बंगाल। उस वक्त बंगाल भारत का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल सूबा था, जिसकी दौलत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। लेकिन इतने बड़े और ताकतवर सूबे पर सीधे सीधे हमला करने के लिए एक वजह चाहिए थी। वो वजह उन्हें मिली ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना से। अब इस घटना की सच्चाई क्या थी, इस पर आज भी बहस होती है, लेकिन कंपनी के लिए ये काफ़ी था। उन्होंने इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया और नवाब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। प्लासी की लड़ाई को एक महान जंग कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये असल में एक बहुत ही सोचा समझा कॉरपोरेट टेकओवर था। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, उसे नवाब बनाने का लालच देकर। लड़ाई के मैदान में मीर जाफर की सेना लड़ी ही नहीं। इस धोखे की वजह से कंपनी को बंगाल की सत्ता और उसका बेशुमार खजाना दोनों ही आसानी से मिल गए। प्लासी के बाद अगले 100 सालों तक कंपनी ने भारत को निचोड़ा। उनकी नीतियों से राजे रजवाड़े, जमींदार, किसान, सिपाही, मतलब हर कोई तबाह हो गया था। और इस 100 साल के शोषण का नतीजा था एक ऐसा महाविद्रोह जिसने कंपनी राज की नींव हिलाकर रख दी। ठीक 100 साल, 1757 से 1857। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी सदी के गुस्से, दर्द और अपमान की कहानी है, जो 1857 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। विद्रोह की चिंगारी भड़की उन कारतूसों से जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। इसने सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया। लेकिन ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, ये सिपाही असल में वर्दी में किसान थे, जो अपने गांव में कंपनी के जुल्मों को देख और सह रहे थे। और ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। इसमें दिल्ली के बख्त खान जैसे सैनिक थे, तो कानपुर के नाना साहब जैसे राजकुमार, जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह थे, तो रामगढ़ की रानी अवंती बाई,
मौलवी, किसान, आम लोग सबने मिलकर कंपनी को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। लेकिन इतनी बहादुरी के बावजूद ये विद्रोह नाकाम रहा। इसकी एक बड़ी वजह थी एकता की कमी। उस वक्त भारत की ज्यादातर बड़ी रियासतों ने या तो अंग्रेजों का साथ दिया या फिर वो चुपचाप तमाशा देखती रहीं। एक मजबूत और संगठित नेतृत्व के बिना ये विद्रोह बिखर गया। विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी गूंज ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की आंखें खोल दी। उन्हें ये समझ आ गया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। एक ट्रेडिंग कंपनी का खेल अब खत्म हो चुका था। ब्रिटिश संसद को ये एहसास हो गया कि मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सारे अधिकार छीन लिए गए और 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। मकसद अब सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि साम्राज्य चलाना था। तो इस तरह एक ट्रेडिंग कंपनी का राज खत्म हुआ और एक साम्राज्य का शासन शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से भारत के एक नए और शायद सबसे लंबे संघर्ष की शुरुआत होती है, आज़ादी का संघर्ष।